रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। कब तक रुकेंगे, कब तक डरेंगे? जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए भी सफर मुमकिन है। सपने रुकने के लिए नहीं होते, रास्ते सबके लिए होते हैं। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ बोलो, यस आई कैन ट्रैवल। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ आप अकेले नहीं चलेंगे। एक्सेसिबल जर्नीज, रियल फ्रीडम टू एक्सप्लोर। जानकारी के लिए कॉल करें 8527044355। अरे, तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो। सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री। 78 मजेदार लेसन्स से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान। स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। एक और डिस्कशन और हमारे दिग्गज पैनलिस्ट। आज के शो में बहुत मजा आने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव। जब आरपीडी एक्ट बन रहा था तो बहुत सारे एक्टिविस्ट डिमांड कर रहे थे कि सीसीपीडी की जगह पे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए भी नेशनल कमीशन होना चाहिए, जैसे ST/SC कम्युनिटी के लिए है और वीमेन के लिए है। उस बार ये भी जिक्र हुआ था जब सीसीपीडी की पोस्ट की बात हो रही थी कि सीसीपीडी की पोस्ट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को ही मिलनी चाहिए और तर्क नेशनल कमीशन का ही दिया जाता था कि अगर नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की जो चेयरपर्सन है वीमेन होती है, ST/SC कमीशन के जो चेयरपर्सन है वो SC या ST होते हैं, तो फिर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का जो सीसीपीडी की पोस्ट है वो उनको क्यों ना दी जाए। अब इसको लेके उस समय तो नहीं मानी गई ये डिमांड। उसके बाद फिर भी काफी सेक्टर्स में इसकी डिस्कशन टाइम टू टाइम होती थी। दिसंबर में भी ये मांग उठी थी और 13 मार्च को भीम सिंह, जो बीजेपी के राज्यसभा MP हैं बिहार से, उन्होंने पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए रेज किया कि नेशनल कमीशन होना चाहिए बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए और बेटर ग्रीवेंस एंड रिडर्सल के लिए। तो क्या ये डिमांड जायज है? क्या ये पॉसिबल है? नेशनल कमीशन और सीसीपीडी में फर्क क्या है? इन तमाम सवालों को आज के शो में हम तलाशेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे साथ खास मेहमान हैं, आइए आपसे तारुफ करवाते हैं और प्रोग्राम को शुरू करते हैं। हमारे साथ धारियाल सर हैं, जो फॉर्मर डिप्टी सीसीपीडी हैं, दिल्ली के कमिश्नर रह चुके हैं, डिसेबिलिटी कमिश्नर, के फाउंडेशन, नैब, CBM, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद। अन्नाबरम सर हैं हमारे साथ, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी और डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट हैं और काफी कॉन्फ्रेंसेस में सर को बुलाया जाता है। अन्नाबरम सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद दानिश जी। अन्नाबरम सर, आपसे शुरू करते हैं और बताइए ये जो डिमांड रेज की जा रही है, रेलिवेंस क्या है? क्योंकि काफी लंबे अरसे से है और इस बार जब राज्यसभा में उठा है तो बहुत सारे लोगों ने अपनी रिप्रेजेंटेशन भी सेंड की थी टाइम टू टाइम। तो कैसे देखना चाहिए हमें इस डिमांड को? थैंक यू दानिश जी, और सभी पैनलों के भी मेरा स्वागत है। दानिश जी, पहले यहाँ से शुरू करें कि ये पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये संसद में आया है, राज्यसभा में आया है, तो उसका जरूर पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस होगा। तो मैं वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। पहली बात है कि
ये क्वेश्चन पहली बार इस पार्लियामेंट में बोल रहा हूँ, इस पार्लियामेंट में मान्य कुमार बीजेपी की एमपी है गुजरात से, वो दिसंबर 12 2025 पिछले साल में इसको स्पेशल मेंशन किया था। सिर्फ एक ही शब्द का स्पेशल मेंशन था कि देयर इज अ नीड फॉर नेशनल कमीशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। लेकिन इतना उस समय पे जितना जो न्यूज रिपोर्ट अब जो कह रहे हैं उतना नहीं दिया गया था उस समय पे, लेकिन मेंशन था। अब भीम सिंह आप जैसे कहा है मार्च 13 2026 इन्होंने मेंशन किया था, उसका बहुत बड़ा प्रेस रिपोर्ट्स आया है। उसका क्या कारण है मैं तो नहीं जानता हूँ, तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजिस्ट कह सकते हैं उसके बारे में। लेकिन ये बात है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आके अब 10 साल होने वाला है। दिसंबर 2026 में उस एक्ट का 10 साल होने वाला है। मुझे लगता है कि क्योंकि ये बीजेपी की संसद से आ रहा है, उसका मतलब ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं सरकार उसके बारे में सोच रही होगा। नहीं तो ये आई थिंक अदरवाइज ये लोग इतना देर नहीं करेंगे कि उसको पार्लियामेंट में उसके मेंशन के लिए दायर करें। दूसरी बात मैं ये कहूँ, इज नेशनल कमीशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन दिस कंट्री न्यू? मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, नॉट एट ऑल। ये नया बात नहीं है, और बहुत लोगों को ये मैं ऑलमोस्ट कॉन्फिडेंस से कहना चाहता हूँ, ये बहुत लोगों को ये बात नहीं पता है कि भारत में ऑलमोस्ट 20 साल से पहले नेशनल कमीशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज था। पता नहीं कितना लोग प्रेस बात यह है कि प्रेस को भी याद नहीं है। कोई नहीं कहा कि भाई भीम सिंह साहब ने जो कह रहे हैं वो एक बार भारत में एक्सपेरिमेंट किया गया है। और ये अगस्त 15 2004 में माननीय माय फेवरेट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने इंडिपेंडेंट स्पीच में कहा गया था, भाई हम 10 साल हो रहे हैं पीडब्ल्यूडी 1995 एक्ट लाके, लेकिन उससे इतना ज्यादा हमको फायदा नहीं मिल रहा है। इसलिए एक जरूरत है कि वी विल सेट अप अ नेशनल कमीशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। सिर्फ 2 महीने के अंदर अक्टूबर 21 2003 में इस नेशनल कमीशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को सेटअप की गई थी। 9 मेंबर की ये कमीशन था। मुझे ये जरूर इसीलिए याद है, एज ए यंग स्टूडेंट मैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में उस समय पे काम कर रहा था। 3 मेंबर का कमिटी हमको विजिट किया गया था। जस्टिस वेंकटाचलम साहब को मैं खास याद रखता हूँ। एक 25 मिनट 30 मिनट्स उनसे बात हुई थी उस समय पे। लेकिन बात यह हुआ था, उसके बाद ये कमीशन को फिर रिवाइव नहीं की गया थी। और इस कमीशन का सिर्फ यही बड़ा प्रॉब्लम था, इट वाज नॉट इवन अ स्टैट्यूटरी कमीशन। द कमीशन वाज सेट अप ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, क्योंकि पीडब्ल्यूडी एक्ट में कमीशन की बात नहीं की गई थी उस समय पे। सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी साहब का एक कहीं ना कहीं कन्विक्शन था, तो वो एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट में ना ले आके एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लिया गया था, और इसी एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर के बेसिस पर ए नेशनल कमीशन फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज करके उसको लाया गया था। और इनफैक्ट अगर उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, अगर वो पूछना चाहें आप, जो रिकमेंडेशंस की थी इस कमीशन, उसी के आधार पर आपका नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 2006 आया था। ज्यादा से ज्यादा जो रिकमेंडेशंस है 17 रिकमेंडेशंस है, इसमें मोस्ट ऑफ दोज रिकमेंडेशंस कम फ्रॉम दैट नेशनल कमीशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। आई थिंक विल कम बैक एंड टॉक अबाउट इट। बिल्कुल सर। धारियल सर, आपसे जानना चाहूंगा आप इसे कैसे देखते हैं, आपके ओपनिंग कमेंट्स, फिर हम इसे खोलेंगे। नमस्कार सबको। दानिश जी सर। ये आपने बहुत अच्छा किया कि एक इसमें डिबेट करना जरूरी है। किसी एक इंडिविजुअल का या किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का व्यू बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। जो कंसेंसस इसमें जो डिसेबिलिटी सेक्टर है, जो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको क्या महसूस होता है, और लिव्ड एक्सपीरियंस मैं समझूंगा कि उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जो भी मेरे विचार हैं, जो मैं समझता हूँ आज तक, वो यस और नो उसमें नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। और लेकिन मैं जब राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज बिल के लिए कमेटी बनी, तभी से मैं उससे जुड़ा हुआ था। तब मैं डिप्टी चीफ कमिश्नर था फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, चीफ कमिश्नर के दफ्तर में।
और जो अन्नावरम साहब ने तो पूरा डिटेल दे दिया है। उस समय मुझे एज डिप्टी चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर का दफ्तर या स्टेट कमिश्नर्स के दफ्तर कैसे चलते थे, वो उसका एक्सपीरियंस हो गया। फॉर्चुनेटली फिर मैं स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी दिल्ली बन गया, तो तब मुझे नया राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट को भी एज स्टेट कमिश्नर इम्प्लीमेंट करने का अवसर मिला। जो कमीशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, भंडारी साहब उसके चेयरपर्सन थे, और हमारे सत्यम साहब मेंबर सेक्रेटरी थे, बहुत सारे मेंबर्स थे। और वहाँ भी मैं उसका भी मुझे एक्सपीरियंस है। उसके आधार पे, वो तो खैर बाद में आया, लेकिन एट द स्टेज जिस समय ये बन रहा था, सब ग्रुप्स बना दिए थे, सब कमिटीज बना दी थी, उसमें जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज का मैं था, उसमें था। तो जो आरपीडब्ल्यूडी बिल, उसमें रिकमेंडेशन जो थी वो थी, ठीक है भाई, एक अथॉरिटी हो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और एक ट्राइब्यूनल हो। वो चर्चा दूसरी, अब केवल कमीशन की बात है। फिर उसके बाद उसका कंसेंसस करके ये हो गया, ठीक है, मंत्रालय में ओके कमीशन बनाया है। तो देन उसके बाद में ये सब चीज आ गया, कमीशन क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये सब आया। मैंने एक प्रेजेंटेशन किया था पूरे कमेटी के सामने, और मंत्रालय में मैं जो सभी लोगों को बताता था कि ऐसा है, हमारे पास नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, सबसे पावरफुल समझना चाहिए उसको। जजेस सुप्रीम कोर्ट के जो उसके चेयरपर्सन होते हैं, वुमेन कमीशन है, चाइल्ड राइट कमीशन है, सो मेनी अदर SC ST कमीशन है। मैं देखा कि भाई ये इनकी, मैं इन कमीशंस के होते हुए क्या अंतर पड़ा, जिस पर्पज के लिए इनको बनाया गया था, और चीफ कमिश्नर पर्सन विद डिसेबिलिटीज ट्रूथलेस बोलते थे तब, तो उसमें क्या अंतर पड़ा। मेरा पर्सनल मानना ये था, एक मेरा पेट कमेंट ये था कि देखिए साहब, आप कमीशन बनाएंगे तो मेरे लिए तो एक हो जाए, रिटायरमेंट के बाद में एक कुछ मुझे मिलने की संभावना हो जाएगी, रिटायरमेंट के आई विल बी, है ना, मेरा रिहेबिलिटेशन हो जाएगा। तो देन बहुत सारे पॉलिटिकल अपॉइंटीज होंगे, बहुत सारा ये होगा। तो मुझे ये लगा कि ये उनका मैंने ये बोला कि उसका फर्नीचर, ये PA, ये सब अरेंजमेंट करने में रह जाऊंगा। आप कुछ नहीं, ये सब छोड़िए, आप चीफ कमिश्नर के दफ्तर को और स्टेट कमिश्नर के दफ्तर को स्ट्रेंथन कर दीजिए। और डिस्ट्रिक्ट लेवल में मैंने पूरा बना के भी दिया था कि कैसा होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक ग्रीवेंस रिड्रेसल का आप मैकेनिज्म बना दीजिए। तो सब मेरा कहना यही था कि अगर मैं इतना बड़ा चीज बना दूं, उसका फर्क क्या पड़ना है। उसके लिए मुझे जो एक्सपेंडिचर है या उसकी जो पैराफर्नेलिया है वो इतने ज्यादा होगा, एंड मोस्ट ऑफ दीज अपॉइंटमेंट्स विल बी पॉलिटिकल अपॉइंटीज। हम देख रहे हैं कि भी कितने सालों से मेरे पास हमारे वहाँ चीफ कमिश्नर नहीं है, कितने स्टेट्स में स्टेट कमिश्नर्स नहीं है, एडिशनल चार्जेस है। कमीशन आप अभी भी देख लीजिए, कितने स्टेट्स में स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है। अभी बहुत कुछ स्टेट्स में अभी तक भी ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं है 1993 से, और है तो क्या कर लिया है। इसी तरह से वुमेन का देखें, इसका देखें, मुझे ये लगता है, मुझे डिसेबिलिटी सेक्टर ज्यादा वाइब्रेंट लगता है। हमेशा मुझे ये लगा, जो प्रोग्रेस में देखूं, कब मेरे वहाँ ये आया। डिस्पाइट ऑल दिस, इट डिपेंड्स बेसिकली वेदर यू और क्या आपने चीफ कमिश्नर अपॉइंट किए हैं, क्या आपने कमिश्नर अपॉइंट करे हैं, क्या आपने स्टेट कमिश्नर इंडिपेंडेंट बनाए हैं विथ फुल चार्ज, क्या उसकी रिक्रूटमेंट की, अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया एकदम पारदर्शी है। और वो तो ये सब भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मुझे। आई एम नॉट कंसर्न अबाउट उसका साइज क्या होगा। सो मेनी पीपल इन द सेक्टर विल गेट दैट जॉब इन स्टेट्स एंड ऑल दिस, बट इज नो पॉइंट। क्या मेरा जो एकदम आखिरी पायदान पे जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, दिव्यांग व्यक्ति है, गांव में, ट्राइबल एरिया में, रूरल एरिया में, या इवन शहरों में है, क्या उसको इसका फायदा मिलेगा? तो बहुत इम्पोर्टेंट, नहीं मिलेगा। बिल्कुल आपके 2-3 बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आए हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इसलिए चीफ कमिश्नर को बनाइए, चीफ कमिश्नर रहने दीजिए, स्टेट कमिश्नर रहने दीजिए। मेरा कब था, अभी भी यही है जी। तो अन्नावरम सर, 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट धारियाल सर ने कहे, हम उस पे आएंगे लौट के, लेकिन उससे पहले अगर हमारे लिसनर्स की क्लैरिटी के लिए हम समझे, नेशनल कमीशन और CCPD में बेसिक डिफरेंस क्या है।
एक बात सर ने बोली कि सीसीपीडी को पहले लोग टूथलेस कहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी बहुत सारे लोग ऐसा ही कहते हैं। और लास्ट पार्लियामेंट में ही पॉलिटिक्स एंड डिसेबिलिटी फोरम के साथ कई ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्लियामेंट को लिखा है कि सीसीपीडी को स्ट्रेंथन किया जाए, और मैंने सुना है कि इसके ऊपर कुछ लोग कोर्ट जाने की बात भी कर रहे हैं। तो नेशनल कमीशन आने, दोनों में डिफरेंस क्या है, सीसीपीडी और नेशनल कमीशन में? सर एक्चुअल बेसिस में अगर कहना चाहें दानिश जी, नेशनल कमीशन इनिशियली एटलीस्ट, अब नहीं है, अब दूसरी बात है, इनिशियली एटलीस्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अगर आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की अगर कमीशंस को देखेंगे, दे हैव द पावर ऑफ अ हाई कोर्ट जज। नेशनल कमीशन चेयरपर्सन हैज द पावर ऑफ हाई कोर्ट, जैसे ऐसे ही उसका स्टैट्यूट्स में लिख के और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया गया था। एनी प्रोसीडिंग बिफोर द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इज अ प्रोसीडिंग बिफोर द हाई कोर्ट बेंच, उसका ये पावर था। लेकिन बाद में जो आते आते हुए उसका पावर्स बहुत डाइल्यूट हुआ था। अगर इफ यू हैव टू, आई नो व्हाई धरियाल साहब ने इतना इसके बारे में इतना कन्विंस्ड नहीं है, मैं कह सकता हूं इसीलिए। इफ यू टेक आरपीडब्ल्यूडी बिल 2013, मैं इसका पढ़ रहा था यहाँ से आने से पहले, 73 सेक्शन 73 इन दैट बिल एंड सेक्शन 75 इन द करंट एक्ट आर ऑलमोस्ट द सेम। यही मेंबर्स का था। कमीशन में तो सिर्फ 3 मेंबर था, यहाँ पे तो कम से कम 11 मेंबर है। वो अगर वो सब छोड़ ही दीजिएगा, अगर इन सब्सटेंस फॉर एग्जांपल आरपीडब्ल्यूडी बिल 2013 में जो कहा गया था, नेशनल कमीशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इज ए सिविल कोर्ट, और सीसीपीडी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में भी ये सिविल कोर्ट का स्टेटस है। तो ऑलवेज इट डिपेंड्स ऑन हाउ द पार्लियामेंट वांट्स टू डिफाइन द कमीशन। सिर्फ नाम से कुछ होने वाला नहीं है। अगर कल कमीशन भी अगर हम एस्टैब्लिश किया जाए लेकिन उसका पावर स्ट्रक्चर नहीं चेंज किया, तो उसमें कोई कुछ फायदा होने वाला नहीं है। मैं उस बात से मैं बहुत सहमत हूं दरियाल साहब से, क्योंकि अगर मैं सिर्फ इसीलिए कह रहा हूं कि अगर पार्लियामेंट ने कमीशन और कमिश्नर का सिर्फ बात बदल के उसका पावर सिर्फ एक ही रखता है, क्योंकि आरपीडब्ल्यूडी बिल 2013 में जिसका पावर दिया गया था सीसीपीडी नेशनल कमीशन को, उसमें भी यही कहा गया था कि ये रिकमेंडेटरी पावर है, समन करेंगे। अगर कोई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उससे अगर कुछ मान्य नहीं चाहिए तो वो रिजेक्टेड सपोर्ट एक रिकमेंडेशन भेज सकते हैं कि दिस इज द रीजन व्हाई वी आर नॉट कन्विंस्ड। बट इफ यू लुक एट द स्टेट द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब नेशनल कमीशन, आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। इफ वंस the national commission decides that you have to do it, it's like a high court judgment. You have to do it, you can't go back. That was the original structure of the national commission. जब child the commission for the protection of child rights आया, women commission आया, उसके बाद जो commission का जो प्रावधान था वो dilute होता गया। तो then therefore the simple answer is it all depends how the parliament is going to define it. That's an important thing. Second, मैं सिर्फ यही अगर फर्क है आपको कहना है तो फर्क ये होगा, tomorrow for example if there is a national commission, इनका चेयरपर्सन किसी ना किसी कारण से अगर रिटायर हो गया और उनका टर्म हो गया, then only somebody from the commission will act as the chairperson. No officer, no government officer can take over, act as an additional in charge member, in charge chairperson whatsoever. कमीशन का यही सैंक्टिफाइड रूल है कि अगर कमीशन से ही कोई ना कहीं कमीशन को चला सकता है, एक गवर्नमेंट सरकार का कोई ऑफिसर बाबू ने उसको ये कमीशन को नहीं चला सकता। लेकिन सीसीपीडी का आप देखिएगा, व्हेन डिड यू हैव द फुल टाइम सीसीपीडी? आई थिंक दिस फुल टाइम सीसीपीडी का टर्म हो गया था 2018 या 19 में पीके पांडे साहब का। पांडे साहब के बाद यू डिड नॉट हैव, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, you did not have a full-time CCPD at all. Interestingly, very recently, they took Govinda Rajuluji as a commissioner. So why didn't you take anybody else as a commissioner, chief commissioner? Chief commissioner has always been a joint secretary of the PWD department, DPWD department. Now, but if you have a commission, you will not be able to do it. You have to have somebody as a chairperson. I think that is one kind of a sanctified rule, but otherwise
it all depends how the parliament is going to define the commission. बिल्कुल। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें धरियल सर, अन्नावरम सर ने रखी हैं, और आपके वाली बातों को लेके मैं अन्नावरम सर के पास नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊंगा। पहले आपसे जानना चाहता हूं कि एक, क्योंकि आपको लंबा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, दो चीजें इन्होंने कही। एक कि जो नेशनल कमीशन है वो एक मैंडेटरी अप्रोच होगी, रिकमेंडेटरी नहीं होगी। इसी को लेके लास्ट पार्लियामेंट सेशन में जैसा मैंने बताया कि 20 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस ने गवर्नमेंट को लिखा कि इनकी जो पावर्स है उनको रिकमेंडेटरी से मैंडेटरी कीजिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि कोई भी कमलेश पांड्या जी, वो पीके पांड्या जी नहीं थे अनवरम सर, थोड़ी सी करेक्शन, कमलेश पांड्या जी, तो उनके बाद आज तक हमें फुल टाइम सीसीपीडी नहीं मिला, या तो सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी को चार्ज दिया जाता है। तो आपको नहीं लगता कि कम से कम ये वाली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी? हाँ, दो चीज है। नंबर एक, वो कि भाई जो जैसे एससी कमीशन है, उसके वैसी पावर क्या नेशनल कमीशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज मिलेगी? अगेन आई एम वेरी हाईली, आई डोंट थिंक इट विल हैपन। वो जैसे एनसीपीसीआर है, वुमेन कमीशन है या एनएचआरसी है, ऐसे ही इनको इससे ज्यादा तो एनएचआरसी से ऊपर तो नहीं बढ़ाएंगे पावर, इसलिए पावर वही रहेगी। मैं 100% एग्री करता हूँ अन्नावरम साहब से, जो उन्होंने कहा कि किसी को एडिशनल चार्ज नहीं दे सकते हैं अगर कमीशन होगा तो। मेरा अपना मानना ये है कि उससे भी मैं बेसिक मेरा ये था कि भाई कमीशंस जो हैं, हमारे कमीशन के मेंबर्स या जो भी जहाँ भी आप देखते हैं, कहाँ तक आपको ये लगता है, मेरा नज़रों में बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं ओपनली भी बोलता हूँ, चाहे वो एनएचआरसी हो, चाहे वुमेन कमीशन हो, चाहे ये भी हो, चाइल्ड राइट कमीशन हो, बहुत ज़्यादा उससे इम्पैक्ट लोगों को जैसे एक्टिव होते हैं उनके मेंबर ऐसा नहीं है। मैं कोई मेंबर होगा उसको आप चेयरपर्सन बना देंगे, उससे मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि भाई वो काम करेंगे ही नहीं करेंगे, वो ठीक तरीके से जो उनका मैंडेट है वो ही करेंगे कि नहीं करेंगे, वो कॉम्पिटेंट होंगे कि नहीं होंगे। उसके लिए मैं ये बोलता हूँ, मैंने अब कमीशन जो नेशनल कमीशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो बना था उस जमाने में, उस समय मैं आई विल गो बैक टू दैट। उसका मैंने पूरा अंदरूनी तरीके से जो भी है बहुत काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड था मैं, सत्यम साहब मेरे गुरु जैसे रहे हैं। तो कमीशन के मेंबर्स आते थे, कमीशन बैठती थी, और दो केस उनने एक दिन सुने थे जिसमें मुझे और मैडम तुली तब चीफ कमिश्नर हुआ करते, हम गए थे। भंडारी साहब अब वो नहीं रहे, तो वो थे, वो सभी मेंबर थे। मुझको बोला एक केस था, दो केस थे, उसमें दोनों केसेस, उनमें से एक केस मेरे पास आ गया था, और एक आईएएस ऑफिसर थे पंजाब कैडर के, वो पीएचडी करना चाह रहे थे लुधियाना से, ही डिडंट वांट टू गो टू यूनिवर्सिटी बट तो उसको एग्जामिशन का था। और दूसरा ये था कि एक ट्रांसफर उनकी वाइफ का ही था, सेंट्रल स्कूल में कई टीचर्स थी, उनको ट्रांसफर का था। तो वो दोनों एक केस मेरे पास आ चुके थे, तो उसमें काफी देर, आधा घंटा 1 घंटा बैठने के बाद एक केस में वो ट्रांसफर कर दिया गया। आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन द कॉम्पिटेंसी दिस दैट, उन पर्टिकुलर कमीशन के काफी माने जाने लोग उसमें थे। तो फाइनली डिसीजन ये हुआ कि इसको चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज को भेज दिया जाए, और मैं उसको मुझे पहले कर चुका था, और फिर उसके बाद जो कार्रवाई करी उसमें मुझे आधा घंटा लगा होगा, डिक्टेशन देने से लेकर के वो चिट्ठी भेजने से लेकर के जो उसका निर्णय होना है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें डिसेबिलिटी की जो है वो बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत सिंपल रूल रेगुलेशन है, उसके अनुसार है कि नहीं, आदमी को ज्ञान होना चाहिए। तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता अभी, मैं आई एम नॉट कन्विंस एट ऑल कि जिस तरह से कमीशन हमारे वहाँ फंक्शन करते हैं, नॉट वो बिल्कुल वो करने, इंस्टेड ऑफ दैट आप वो दोनों लोगों को दीजिए, उधर स्ट्रेंथन करिए। जो आपके स्टेट कमीशन हैं, आपको स्टेट कमीशन भी तो बनाने पड़ेंगे। आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई ऐसा मैकेनिज्म है आज के डेट में? जो कितने लोग, हमने मोबाइल कोर्ट का वो किया था, इसीलिए किया था। तो मैं सोचता हूँ कि ये सब करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और we will be catering to only those people who are already empowered. I'm telling you, I'm very frank in this, that even chief commissioner है या state commissioner, how many people are able to reach the chief commissioner or state commissioner? Great. Only a fraction of
1%, फ्रैक्शन ऑफ ए परसेंटेज। जो पढ़ा लिखा होगा, जिन्हें लिखा होगा, ऑनलाइन अपनी कंप्लेन कर सकेगा, वो, और जिसके पास पैसा होगा दिल्ली आने का या ऑनलाइन करने का, वही तो कर पाएगा। तो मेरे लिए मैं तो 70% बात की, तो मैं ये समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका ये रीच होनी चाहिए, मैकेनिज्म होना चाहिए कि मैं चीफ कमिश्नर के चीफ कमिश्नर का उसमें वो होना चाहिए। बिकॉज स्टेट्स में जनरली, विद ऑल रिस्पेक्ट टू द स्टेट्स, स्टेट कमिश्नर्स का एक्सपीरियंस हमारा है कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है उधर जो भी उनकी समस्याएं हैं, बट देन पीपल, द ब्यूरोक्रेसी, the system is not very responsive to the needs of the of people with disabilities और जो गरीब लोग, मतलब गरीब और डिसेबिलिटी को करता है। इससे विशेष सर्कल, इट इज नॉट ब्रोकन। हम लोग सब एम्पावर्ड हैं। मैं तो इधर बैठा हूँ, अपना फर्स्ट क्लास कॉन्फ्रेंस में बैठा हूँ। फॉर्चुनेट। तो मैं ये देखता हूँ, अगर मैं मेरे परिवार में है, मेरे परिवार में, इमीडिएट परिवार में 6 लोग डिसेबल्ड है, ऑल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, हियरिंग भी है, विजुअल है, सब कुछ है। उनमें से आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि भाई क्या मैं कर सकता हूँ उनके लिए, कि मैं पेंशन के अलावा कुछ नहीं किया। पूरे देश में पेंशन आज अच्छा है, डिसेबल्ड पेंशन के अलावा कुछ नहीं कर पाया। समझ गए? मेरे पास उदाहरण ऐसे हैं जो हाई कोर्ट के जज, दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब हार करके, उन्होंने एक कोई कॉन्फ्रेंस था उधर बताया कि साहब इनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, गुड़गांव में हियरिंग इम्पेयर्ड है, उसकी वाइफ मेरे वहां काम कर रही है, वो नहीं हो। तो समथिंग दिस वी हैव टू एड्रेस ऑल दोस थिंग्स। मैं इसमें बिल्कुल ही विश्वास करता ही नहीं कि मैं इधर कैंप लगा दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। अब मैं कल या परसों हमने नैब दिल्ली की तरफ से एक एक्सेसिबल इंडिया के सुगम्य भारत ऐप का अवेयरनेस और उसको डाउनलोड करने के लिए पेरेंट्स इनको बुलाया था, अमर ज्योति में किया। वहां पे वो ऐप को सब कर लिया, एवरीबॉडी साहब ऐप बहुत अच्छा है, लेकिन इसका कैसे हो? कोई बोला NHFDC में, तो मैंने तो कब से कोशिश किया है, मुझे तो लोन मिलता है नहीं। तो प्रैक्टिकल चीजें आप तभी कर सकते हैं जब इसमें ऐसी संस्थाओं में सेंसिटिव लोगों को बिठाएंगे, अप्रोप्रिएट प्रोसेस उसका करेंगे, और आप इंश्योर करेंगे कि चीफ कमिश्नर मेंबर ही मेरा चीफ कमिश्नर बन जाए, तो फिर मुझे क्या पढ़ना है अगर मेंबर काम ही नहीं करता है। तो लेट मी टेक इट फॉरवर्ड टू अन्नावरम सर। तो 2-3 चीजें जो धारियल सर बार बार फोकस कर रहे हैं, अन्नावरम सर, कि आपकी ने जो 2 बातें कही, उन्होंने कहा कि अगर नेशनल कमीशन आता है तो एक तो जो चीजें हैं क्रिटिकल हो जाएंगी, आउट ऑफ रीच हो जाएंगी। दूसरा, पॉलिटिकल अपॉइंटीज हो सकते हैं, और हमने देखा है कि नेशनल कमीशन में भी पॉलिटिकल अपॉइंटीज होने के बाद अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं लिए जाते केसेस, या कितना टीडियस होता है वहां तक औरतों का ही पहुंचना। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि आपको सिंप्लीफाई करना चाहिए। जो आपकी 2 डिमांड हैं कि एक तो जो एडिशनल सेक्रेटरी है उनको नहीं देना चाहिए, या जो रिकमेंडेटरी पावर है मैंडेटरी होनी चाहिए, वो कह रहे हैं कि वो तो इसी फ्रेमवर्क में भी डिमांड की जा सकती है। तो अगले कमीशन के लिए क्यों जाना है? आप CCPD को ही स्ट्रॉन्ग करने की बात कीजिए। तो आपने डिफिकल्ट चीजें क्यों बनानी है बाकियों के लिए? धनी जी, इन प्रिंसिपल मैं इसी का कमीशन का सपोर्ट इसे करना चाहूँ। और तीसरी बात भी हम लगता है कि हम भूल ही गए हैं। अगर आप पहले कहा था कमीशन के 2013 और 14 में भी कमीशन की बात क्यों किया जा रहा था कि हम का मांग ये था, भाई जब आप वुमन और अदर कैटेगरी के जैसे अगर डिसेबिलिटी कमीशन अगर कल किया जाए तो उस डिसेबल्ड कमीशन में एक PWD होना चाहिए। The chairperson of the NCPD should always be a disabled person। अगर रोटेशन में बनाइए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जब ये डिमांड हम कर रहे थे तमाम रेस्पॉन्सेज भी था। कोई आया कि भाई ठीक है, ऑलवेज ओनली देयर शुड बी पीपल विद डिसेबिलिटीज, और पेरेंट्स ऑफ डिसेबिलिटी की स्थिति क्या होगी? हम कहा भाई हम ऐसे नहीं कह रहे कि हर एक समय एक ही डिसेबल होना चाहिए, और रोटेट कीजिए। Maybe at some point of time, a parent or a guardian of person with disability can also become the chairperson of the NCPD। भाई बात ये था कि भाई आइडेंटिटी की बात भी होगी। If you are tomorrow going to set up a national commission for persons with disability, मेरा तो पहला मांग यही होगा that commission should be headed by a person with disability। The experience makes a huge difference। मैं बिल 2013 के बाद फिर मैं अगर वहां जाएं तो उसमें ये कहा गया था देयर शुड बी अ चेयरपर्सन
who has at least 25 years of experience in the central government, 2 members, one of them will be a person with disability. जब डिसेबिलिटी की बात आती है हमेशा यही कहा जा रहा है हमेशा कि भाई चेयरपर्सन के लिए तो अब कोई मैंडेट नहीं है. अब चीफ कमिश्नर की भी यही बात है कि हमेशा चीफ कमिश्नर या चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन कैन बी एनीबॉडी. अब ये बात हो गई कि यू हैव टू, एज पर द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 आपको 2 कमिश्नर्स चाहिए. 2 कमिश्नर्स में एक पीडब्ल्यूडी है. अब एक पीडब्ल्यूडी की लाए हैं और एक कमिश्नर एक एडिशनल हो जाएंगे और सीसीपीडी ही नहीं है. तो आई थिंक द नेशनल कमीशन के बारे में इसलिए हम सोच रहे हैं कि एक जो 2 बात हम तो पहले कह चुके हैं और उससे अलावा एक आइडेंटिटी की बात है कि दे शुड ऑलवेज द कमीशन will also be a representative of the disability, because chairperson should always be a person with a disability, whosoever that disability is. We are not concerned about that at this point. दूसरी बात दानिश जी ये कहना चाहिए, जब ये कमीशन कहीं ना कहीं विजिट के लिए जाती है, जिस तरह से कमीशन को रिसीव करते हैं लोग और जिस तरह से चीफ कमिश्नर को रिसीव कर रहे हैं, मैं पर्सनली देखा हूँ. एटलीस्ट 3 कमिश्नर से हम काम किया था. जो आर लोग कमिश्नर कमीशंस के, तो कमिश्नर जब आते हैं जिस तरह से कमिश्नर इज रिसीव इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वे द कमीशन इज रिसीव. तो कमीशन का एक स्टेटस है ब्यूरोक्रेसी में. ऑफ कोर्स अगेन मैं इंसिस्ट करना चाहता हूँ, ये स्टेटस तभी रहेगा जब कमीशन की पावर्स क्लियरली डिफाइन किया जाए और डोंट जस्ट मेक इट ए रिकमेंडेटरी बॉडी. हम सिर्फ कमीशन ही नहीं चाहते हैं, सिर्फ कमीशन ऐसे कमीशन के चाहते हैं जिसके पास ओरिजिनल जुडिशियल पावर्स होना चाहिए. शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन इज नॉट जस्ट अ सिविल कोर्ट, दे कैन इवन एडजुडिकेट क्रिमिनल केस. लेकिन सीसीपीडी के पास क्रिमिनल केसेस एडजुडिकेट करने के लिए आपके पास पावर है ही नहीं. यू आर ओनली अ सिविल कोर्ट पावर, but also that is also a recommendatory power. So commission with full-fledged judicial powers at par with a high court bench की मांग है हमारा. और मैं लास्ट में ये भी कहना चाहता हूँ, दरियाल साहब से ये 110% में सहमत हूँ कि क्या आप डिसेबिलिटी, खास करके डिसेबिलिटी के बारे में जब सोचते हैं, किसके बारे में सोचना है? जो लोअर रंग डिस्ट्रिक्ट में गाँव में जो लोग रहते हैं. जब सर ने कह रहा था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज की बात जो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में, जरूर जो क्रेडिट उनको जाना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज की बात है, बिकॉज द 3 टायर सिस्टम इन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट व्हिच स्टार्ट्स विथ डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड एंड नेशनल एडवाइजरी बोर्ड. इंटरेस्टिंगली डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी एक ग्रीवेंस की बॉडी भी है, नॉट नेशनल एडवाइजरी बोर्ड और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड. लेकिन दानिश जी ये भी कहना चाहिए आपको, मैं यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे देख रहा हूँ, ठीक है स्टेट कमिश्नर अपॉइंटमेंट के लिए डिले होती है, उसका सीरियसली नहीं लेते हैं, ठीक है. नेशनल जी चीफ कमिश्नर हमेशा ये इंचार्ज रहे, ठीक है. लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी की चेयरपर्सन है कलेक्टर है. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड मैजिस्ट्रेट इज द चेयरपर्सन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी. मैं तेलंगाना, आंध्रा और तमिलनाडु में देख रहा हूँ, हार्डली एनी कलेक्टर कंडक्टेड डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी मीटिंग्स. ये तो इंचार्ज की वो प्रॉब्लम नहीं है, डिस्ट्रिक्ट एक्स ऑफिशियो कलेक्टर ही इसका चेयरपर्सन है. लेकिन वो लोग कभी, अभी तक हम हिस्ट्री देख रहे हैं, आरटीआई ढाल के हम पूछ भी रहे हैं कि भाई किसी ने कहीं ना कहीं अगर कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी का मीटिंग किया, कहीं हमको ऐसा नहीं आ रहा है. 1 या 2 वेरी रेयर केसेस. So I think that problem is a routine bureaucratic problem. When I don't think just by retaining the CCPD you are going to solve the ground level problem. Ground level problem जो है that has nothing much to do with national commission or no national commission. National commission अगर मैं चाहता हूँ, अगर national commission है कल, state commission है, कम से कम वो लोगों की ये पावर होगी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाके या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सम्मान करके, भाई आप कितने डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी मीटिंग्स किए हैं, ये क्यों नहीं किए हैं, ये समन्स पूछ के ये कमीशन पूछ सकते हैं. बट आई डोंट थिंक स्टेट कमिश्नर और चीफ कमिश्नर विल एवर डू इट. सिंपल रीजन ये है कि स्टेट कमिश्नर इज ऑलवेज अ ग्रुप 1 ऑफिसर मच बिलो द सिविल सर्वेंट. ये ग्रुप 1 ऑफिसर ये कलेक्टर को बुला के कभी नहीं पूछेगा कि भाई आप डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी को क्यों नहीं मीटिंग नहीं किया. तो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम.
बिल्कुल। एक सवाल और आना ब्रह्म सर आपसे, फिर मैं धारियल सर के पास आता हूं। आपने शुरू के रिमार्क्स में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि 2 बार 3 महीनों में बीजेपी के एमपीज ने ही ये डिमांड रेज की, तो देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। जब और हमारे सेक्टर की भी ओवरऑल काफी डिमांड रही है इसको लेके, लेकिन जब सत्ता की ओर से ही खुद ये मुद्दा उठाया जा रहा है, उसके बाद हमारा सेक्टर कहाँ है? हमारा सेक्टर पुश क्यों नहीं कर रहा, जबकि दिस इज द हाई टाइम जब रूलिंग पार्टी के एमपीज ही इसको पुश कर रहे हैं और हमारी डिमांड भी रही है और आप इसके काफी बेनिफिट भी बता रहे हैं। जो हमारी एडवोकेसी वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहाँ है? और मैंने इंटरेस्टिंगली 1-2 डिस्कशंस ऐसी ऑर्गेनाइज हुई हैं जिसमें काफी पार्लियामेंटेरियन भी रहे हैं, उसके बावजूद भी इस इशू को टच नहीं किया गया है, ऐसा क्यों? मैं एक पैटर्न बताना चाहता हूँ। पहली है कि अपना सिविल सोसाइटी इशू रेज करती। आप जो कहें कि 20 ऑर्गेनाइजेशन जैसे ऑलरेडी पार्लियामेंट को लिखी है। पहली बात ये होती है कि ये जो पैटर्न था 10 या 15 साल से पैटर्न में देख रहा हूँ, खास करके पहले हम बहुत इसके बारे में ज्यादा बात करते हैं, पेपर में लिखते हैं और रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। सरकार कुछ करने से पहले वो लोगों की पार्टी मेंबर से या पार्टी मिनिस्टर से कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दिया जाता है। एक्चुअली वो लोगों एक सिस्टमैटिक प्लान है। वो पार्लियामेंट में बात करेंगे, ना तो कोई मिनिस्टर कहीं ना प्रेस स्टेटमेंट देंगे, भाई ये करना है सरकार। उसके बाद सरकार उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करती। मतलब क्रेडिट की बात है। ये क्रेडिट दानिश को क्यों आ जाए, ये अनवरों को क्यों जाना चाहिए? वो लोग तो जो कहना है वो कह दिए, हम करेंगे, लेकिन हम करने से पहले अपना पार्टी मेंबर को कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा मचाना चाहिए। लेट देम डू इट। सो वो लोग पूछेंगे, वो लोग पूछने के बाद रेफरेंस आपकी नहीं होगी, मेरी नहीं होगी। टुमारो अगर पता नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जरूर होगा। अगर टुमारो if tomorrow 2026, 27, 28 or 29 before the election, agar this government is going to constitute a national commission for persons with disabilities, the reference point will be Manyam Kumar or Bhim Singh, not the organizations. वो historic reference setup ये करना चाहती है सरकार। अब ये पहले कभी भी, क्योंकि मैं सिर्फ अपना सेक्टर के बारे में नहीं दानी जी, मैं सभी सेक्टर्स की ये बात मैं देख रहा हूँ। सब लोग पहले इतना बचा करेंगे और उसके बारे में शाउट करेंगे। वो सब होने के बाद पार्टी से कोई मेंबर पूछेंगे एज इफ दिस इज न्यू। इससे पहले जो इतना लोग बात किए हैं वो सब कहीं ना जल में जाएगा। somehow they raise it as if something is new. उसके बाद सरकार रेस्पॉन्ड करेंगे और रेफरेंस वो पार्टी मेंबर्स का और पार्टी रेजोल्यूशन का होगा। Therefore, I was suspecting probably government is considered the fact that both MPs, one from Gujarat, the other from Bihar, has raised it, also means there is something in pipeline. जिस तरह होगा, I think that is something again the organizations, our organizations have to do, because if they are going to replicate what they did in 2013, I don't think there is going to be any use whatsoever. Right. That is not going to be useful at all. If they are going to repeat what they did in 2004, absolutely nothing. The spirit was very good. Atal Vajpayee साहब का spirit बहुत अच्छा था. But as in that regard, again, I'll agree with Dharyal साहब. That was very, very weak instrument. If you really are interested in setting up a national commission for persons with disabilities, it has to be with a full judicial power. Okay. So I will again I'll touch more NGO part in the closing remarks. Dharyal sir, दो चीजें आपसे समझनी है जो आपने खुद कहा। एक तो नेशनल कमीशन की क्योंकि चर्चा चल रही है और नेशनल कमीशन इस समय पूरी चर्चा में है। एक तो बादशाह वाले केस में जिसमें उन्होंने वारंट निकाल दिए हैं, कोई सॉन्ग आया था जो अभी हरियाणा में विच वाज नॉट एप्रोप्रिएट, तो उसके ऊपर उन्होंने वारंट निकालने तक की पावर थी। और ST/SC कमीशन के भी कई केसेस हैं, लोग डरते हैं कि कहीं समन ना निकल जाए, तो खौफ है लोगों में उन कमीशंस का। जब आप कहते हैं कि CCPD को ही हमें सिंप्लीफाई करना चाहिए, इनको और पावर देनी चाहिए, तो अगर नेशनल कमीशन आता है और उसको भी हम CCPD नेशनल कमीशन को वो मैंडेटरी पावर मिल रही है और बाकी पावर मिल रही है और उसी को ही हम लास्ट पर्सन के लिए सिंप्लीफाई कर दें, तो उसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कमेटी की जब आपने बात की तो आज तक पता ही नहीं है किसी को कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कमेटी है भी है या नहीं भी है जो
अनवर सर पॉइंट रेस किया था। तो अगर नेशनल कमीशन बनता है, हमें रेप्यूट मिलती है, हमें मैंडेटरी पावर्स मिलती हैं, मूवमेंट को तेज किया जा सकता है, तो क्यों हम उसको लोगों के लिए सिंप्लीफाई नहीं कर सकते सीसीपीडी की तरह? मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि कमीशन बने, लेकिन मेरी आपत्ति वहां पे है कि अगर कमीशन और कमीशनों की जैसा ही हो जाए, एससी कमीशन को नहीं बात कर रहा हूँ, वो एससी कमीशन की जो पावर्स है, जो उसका स्टेटस है, वो इधर बन नहीं सकता है, इट विल नेवर हैपन। लेकिन एनएचआरसी जैसा, एनएचआरसी का जो चेयरपर्सन है वो केवल चीफ जस्टिस पहले बनते थे, अब कम से कम सुप्रीम कोर्ट के जज बन रहे हैं, वो भी डाइल्यूट हो गया। तो जैसे चाइल्ड राइट का नेशनल चाइल्ड राइट कमीशन समझ लीजिए, जनवरी 2025 से उसकी चेयरपर्सन ज्वाइंट सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी है। सो अगर ऐसा ही, अगर मुझे ये एश्योर, उस एक्ट में ये एश्योर किया जाए कि भाई इसकी चाहे स्टेट, चाहे नेशनल कमीशन हो या स्टेट कमीशन हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल जो भी कमिटी जो आपकी बनेगी वो है, ये सब का फंक्शनिंग एंश्योर किया जाएगा। इनकी ये जो स्ट्रक्चर जो बनेगा, ह्यूमन रिसोर्स, अदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज एक्सेट्रा वो होंगे, वो एंश्योर किए जाएंगे। तब मुझे तो कमीशन बनाओ, जो मैं मर्जी कराओ। मेरा कंसर्न केवल एक ही है कि जिसको भी आप उधर बिठाएं, जिसको भी आप लोगों को बिठाएं, उनमें से आपको ये एंश्योर करना, एक तो उनकी अपॉइंटमेंट की जो प्रक्रिया को बहुत ही सुदृढ़ बनाना है, बहुत ही सख्त बनाना है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना है। ऐसा नहीं, ऐसे ना कर दें, आप ऐसा ना कर दें कि वो कमीशन तो आपने बना दिया, लेकिन पावर्स मेरी जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट में वही है। मैंने एनएचआरसी, ये चाइल्ड राइट कमीशन, वुमेन कमीशन और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट और पीडब्ल्यूडी एक्ट, इसका एक कंप्लीट चार्ट बनाया था। उसके बाद मैं विदाउट एग्जामिनेशन नहीं करना चाहता था, इसको कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता था कि यस या नो। तो उसके बाद मुझे लगा, तो जैसे अनवरम साहब ने बोला कि सबकी तो पावर एक ही है, वो चीफ कमिश्नर की भी वही है, कमीशंस की भी वही है ना। तो केवल अंतर ये है कि कमीशन में अगर बहुत ज्यादा लोग होंगे तो आप उनको अलग अलग, ओके, एजुकेशन के लिए ये होगा, रिहेबिलिटेशन के लिए ये होगा, इन डिसेबिलिटीज को ये देखे, इतने मेंबर बना देंगे सो दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल। एक उसका फायदा ये हो सकता है मेरी नजरों, अगर वो काम करना चाहे तो। अगेन मेरा ये हमेशा रहेगा कि मान लिया आप 4 मेंबर बना दिए, हर एक को एलोकेट कर दिया, उसको एट द एंड ऑफ द, उनको दे आर सपोज टू, दे शुड बी मैंडेटेड टू गिव अ रिपोर्ट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। तो एक साल भर में उन्होंने क्या किया, इनके आउटकम निकले, तो वो अगर अपने देंगे और हर एक को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इस तरह के मैकेनिज्म अगर उसमें डालते हैं, विच इज, जो मैं कह रहा हूँ, ये विशफुल थिंकिंग है, चलिए ये नहीं होता है ना। और जो अपॉइंटीज जो बोल रहा हूँ वो अगेन इज विशफुल थिंकिंग। हम क्योंकि उधर देख चुके हैं, अंदर से बहुत ज्यादा हमारे अंदर एक सॉर्ट ऑफ एजिटेटेड माइंड है। अभी तक ये 70 साल की उम्र तक मैं इस तरह से बोल रहा हूँ कि भाई मैं आई एम ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन बहुत नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट इज हैपनिंग। तो ये अगर उसको आप सुनिश्चित करते, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है था। लेकिन अगर आप इस देश में, अगर मैं चीफ कमिश्नर, स्टेट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट उस लेवल में ही नहीं कर पा रहा हूँ उसी पावर से, हाउ डू आई एक्सपेक्ट a bunch of people, more people will be able to do that, will do it, will be able to do it, everybody will be able to do it provided will be willing to do it. So we are on the मेरा एक्सपीरियंस क्या है कि I am interested in my own comfort. बिल्कुल। तो एक चीज पे हम हैं कि अगर नेशनल कमीशन आए तो डाइल्यूटेड ना आए, पावरफुल होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होनी चाहिए। एक केवल डाइल्यूटेड ना आए, नंबर एक। मैं तो दानिश सॉरी, मैं एक चीज और बोलना चाह रहा था जी। डाइल्यूटेड है उसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करता मैं। डाइल्यूटेड ना ही बहुत ही अच्छा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो पावर आपको ये राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज में दी गई है चीफ कमिश्नर को, वो बहुत जबरदस्त पावर है। 3 महीने के अंदर आपका उसको इम्प्लीमेंट करेगा। इम्प्लीमेंट नहीं करना है तो आपको कारण बताएगा। इसको कहीं इम्प्लीमेंट होते हुए देखा आपने? मैंने दिल्ली में उसको एक्सपेरिमेंट किया, 3 महीने जिस दिन हुए
अगर मैंने उस जो उनका सेक्रेटरी है उसको लिख दिया कि प्लीज टेल मी द ऑफिसर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट और नॉट रिस्पॉन्डिंग टू नॉट डू इट, नॉट बीइंग एबल टू डू इट, तो फटाफट आइदर इम्प्लीमेंट होता था या नहीं होता था। नहीं होना तभी बोलेगा जब आदमी पता है नेक्स्ट आपको हाईकोर्ट जाना है, विल यू बी एबल टू जस्टिफाई इट। तो यू हैव टू हैव ए कॉम्पिटेंट पर्सन, यू हैव टू हैव ए कमिटेड पर्सन। ये अगर है तो ये भी काफी है। इसको केवल इम्प्लीमेंट करने का है, केवल ये इंश्योर करने का गवर्नमेंट शुड टेक द रिपोर्ट। तो अब गवर्नमेंट कैसे बोलूं मैं, आरसीआई का चेयरपर्सन नहीं है, नेशनल सॉरी क्या बोलते हैं चीफ कमिश्नर नहीं है, नेशनल ट्रस्ट नहीं है, तो अब इट्स वेरी डिफिकल्ट। यू गेट मेक दीज पीपल, मेक दीज पोजीशंस अपॉइंटेड। कमीशन का भी तो नहीं है, मैंने बताया ना आपको, जनवरी 2025 से एनसीपीसीआर का कमिश्नर वो नहीं है, सॉरी चेयरपर्सन नहीं है, एडिशनल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी, आई थिंक एडिशनल दीप्ति या समथिंग ऐसा कुछ नाम है, तृप्ति गुहा इज द। तो आप बताइए ना। तो अन्नावरम ये सर, तो पहले ये करना चाहिए भैया, मुझे आप ये सुनिश्चित करो, इनको ह्यूमन रिसोर्स दो, इनको ये दो वो दो, और दे शुड डू दिस। ये जो चीजें लिखी हैं, जो भैया जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज में आप ड्यूटीज ऑफ चीफ कमिश्नर और स्टेट कमिश्नर का देखिए, उन्होंने रिव्यू करना होता है। कोई आज तक रिव्यू हुआ है? मेरे टाइम में भी नहीं हुआ, खैर उसमें ये चीज नहीं था। आज तक किसी ने कोई नेशनल या इंटरनेशनल या कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन और नेशनल लॉज को कोई रिव्यू किया है किसी चीफ कमिश्नर के दफ्तर में? डू दे हैव द कैपेसिटी डू दैट? डू दे हैव द ह्यूमन रिसोर्सेज? डू दे हैव दैट? अब वो तो कुछ होता है नहीं, केवल एक कंप्लेन कर रहे हैं, क्या मॉनिटरिंग हो रही है? बिल्कुल। अनफॉर्चुनेट पार्ट इज द रिव्यू इज बीइंग नाउ डन बाय द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा केसेस आए थे, लगभग 20-30 केसेस क्लब करके। इंटरेस्टिंग, अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट को मॉनिटर करना पड़ रहा है आजकल। आप जो कह रहे हैं सर जय सही कह रहे हैं, एक्चुअली दैट रिव्यू मॉनिटरिंग शुड हैव आइडियली बीन डन बाय सीसीपीडी, लेकिन उसके अलावा सीसीपीडी के बदल में आज सुप्रीम कोर्ट करना पड़ रहा है। तो दैट इज द सैड पार्ट ऑफ इट। अगर कमीशन है, मैं सोचता हूँ, अगर ऑफ कोर्स मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक होगा, मैं सोच रहा था अगर इस सीसीपीडी के जगह पे अगर कमीशन हुआ होता तो probably that commission today would have been able to monitor. So that is my optimistic view. Of course, if everything is put in right place. Yeah, that has to that I have already told. That commission होगा, उनकी एक responsibility होगी, obligation हो जाएगा, नहीं तो बोले क्या लिखेगा at the end of the year. Provided you make those mechanisms work. तो एक तो उसका प्रोविजन बनाए, एक्ट में बनाए, रूल में बनाए, तो उसके बाद में उसको बनाना ही होगा। मुझे अपॉइंट कर दिया, खाली बैठ के तो नहीं जाऊंगा। बट आई हैव सीन पीपल सिंपली सिटिंग डूइंग नथिंग and there is no provision. That is true with CCPD. That is true with National Commission. वो तो किसी के साथ that depends on human right. वो तो कहीं भी हो सकता है ऐसा, जिसने नहीं करना उसने तो नहीं करना। तो क्लोजिंग, लेकिन उसके लिए अगर मैकेनिज्म बना देंगे ना, अगर आप मैकेनिज्म बना देंगे, भैया तुमने 6 महीने में एक रिपोर्ट देनी ही पड़ेगी, उसको कोई मॉनिटरिंग होगा, तो ये सब चीज अगर लिखा होगा, स्टैट्यूटरी हो गया, रूल में लिखा होगा, तो उससे फर्क पड़ेगा। ये मैकेनिज्म बनाओ, कमीशन बनाओ, बहुत अच्छा। बिल्कुल। चलिए क्लोजिंग कमेंट के लिए आते हैं नवरम सर। एक क्वेश्चन ये लेना चाह रहा हूं, जो बार बार धारियल सर ने कहा, वो लिसनर्स की क्लैरिटी के लिए, कि एनएचआरसी का कमीशन होने से क्या बदला हमारे लिए? उनकी पावर्स तो ज्यादा थी, जहाँ और भी कमीशन है, तो उससे क्या बदला? और एनएचआरसी में बहुत सारे डिसेबल्ड मेंबर हैं और किसी का आज तक नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं वहां पे, सिर्फ मेंबर, और वो अपनी प्रोफाइल में यूज करते हैं कि हम एनएचआरसी के मेंबर हैं, इसके अलावा तो मैंने कभी उनका कोई यूज नहीं देखा। तो फिर ऐसे भी कमीशन होने का क्या फायदा? और जो मैंने लास्ट आपसे सवाल पूछा था, अब इतना पुश जब गवर्नमेंट कर रही है तो हमारे लोग कहाँ हैं, हमारा सेक्टर कहाँ है? पार्लियामेंटेरियंस के साथ प्राइवेट कॉन्फ्रेंसेस की जा रही है, लेकिन वहां हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये वाला मुद्दा नहीं उठ रहा। तो व्हाट वी आर वेटिंग फॉर? या दैट्स ट्रू। वेरी ब्रीफली, एक है इंटरेस्टिंगली, जो एनएचआरसी है, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, वो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन की आउटकम है, जिस ह्यूमन राइट्स की कन्वेंशन है, और इसका एक हमको जरूरत पड़ी है, then we set it up. In fact, Human Rights Commission is not part of any department. It is a completely autonomous body. At the same time, the issues it deals with are also very general. No specific group. उनके पास ऐसा कोई टारगेटेड ग्रुप नहीं है।
it has to deal with every possible marginalized group that is experiencing discrimination. लेकिन ये एक प्रॉब्लम है दानिश जी, मैं एक सेपरेट करना चाहता हूं. जब NHRC की बात आती है, इट इज बाय एंड लार्ज ये सुओ मोटो की बात है. वेरी रेयरली पीपल कैन अप्रोच NHRC. दैट इज even statutorily also you cannot go to NHRC directly unless and until you cross through all mechanisms. Most of the time NHRC takes up the things suo moto. उसका मतलब ये है कि जो चेयरपर्सन जिस तरह एक्टिव है, जिस तरह सरकार को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ना राइट्स को, देन एवरीथिंग गोज टू द थिन एयर. फॉर एग्जाम्पल आप सुने, हम इसके बारे में हम चर्चा भी किए थे अपना रेडियो उड़ान में. एक बंदा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने के लिए आ रहा था, लेकिन रेल वो जो जाने बहुत नजदीक गया, लेकिन ट्रेन निकल गई वहां से, इसीलिए वो या इंटरव्यू देने के लिए नहीं आ पाया. इंटरेस्टिंगली इन दैट केस NHRC read the newspaper, took it as a suo motu. NHRC के पास कोई नहीं आया, एक suo motu केस ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी को नोटिस भेजा था, भाई उनको आप इंटरव्यू लेना है, डेट हो गया होगा लेकिन उनका फॉल्ट नहीं है, यू हैव टू टेक एन इंटरव्यू. दे टुक इंटरव्यू. आई थिंक वो बंदा को सीट पे आया था उसके बारे में. उसका मतलब ये है जी NHRC के पास पावर है, लेकिन अगर बंदा उनको एक्सरसाइज करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, इट बिकम्स ऑल कॉन्टेक्चुअल. मैं ये भी कहना चाहूँ, ऑलमोस्ट फॉर वेरी रिसेंटली NHRC वाज वन ऑफ द वेरी एक्टिव बॉडीज. लेकिन मैं जो पब्लिक शो है तो नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन देयर वाज अ पर्टिकुलर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज who turned it completely a government instrument. उसके बाद जो जजेस आए हैं सुप्रीम कोर्ट की, somehow they are not taking that as a very active role. अगर yes then it becomes a completely personal factor. NHRC की बात जो कह रहे हैं. So लेकिन there was a time during 90s जो 93 या 92 में उसका सेटअप की गई थी. उसके बाद almost for 10-15 years it was a very active body. It took very controversial bills. There were cases about sexual assaults against women with disabilities. NHRC के पास गए हैं. And of course NHRC also conducts a lot of awareness programs. मैं और दूसरी क्वेश्चन सवाल आपका था about what is happening with NGO sector in the disability. वो तो आप और हमारा बहुत दिन से ये एक कंसर्न है. अपने जैसे लोग पता नहीं कितने लोग सोच रहे हैं. यू आर वेरी करेक्ट, ये पूरा हाईजैक किए जा रहे हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक वॉइसेस अपने से जाना चाहिए था वो नहीं जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, ये मैं पहले भी बहुत बार ये इसका एग्जाम्पल लिया होगा. जिस तरह पार्लियामेंट बिल 2014 में जब पार्लियामेंट में ले जा रहा था, जिस तरह जो अपना सिविल सोसाइटी जिस तरह उसको फाइट किया, वो स्पिरिट कहाँ है? वही लास्ट अंतिम बार मैं स्पिरिट देखा हूँ डिसेबिलिटी फाइट करने का, वही लास्ट टाइम है, मार्च 2014. तो जानी जी, मैं लास्ट टाइम, मैं ये ओपनली खुला कहना चाहता हूँ, the last time disability sector has ever fought on the roads was in March 2014. मैं डेट इतना ज्यादा याद नहीं है. आई एम श्योर इट इज मार्च अप्रैल 2014. उसके बाद किसी ना किसी कारण से डिसेबिलिटी सेक्टर ने रिजाइन कर लिया. दे नॉट कमिंग फॉरवर्ड. आई थिंक देयर इज सम होप, बट the new youngsters, some of the youngsters are doing a lot of work through social media, though it is not enough. We have to still go a long way. But yes, I'm on the same page with you when it comes to the organizations in disability sector. Bilkul. So according to you, we should strongly push for this. We should strongly push for a powerful national commission. Powerful. ये सिर्फ नाम बदलने की अगर काम है तो वो उससे कुछ फायदा नहीं है. We have to push for a powerful statutory national commission for persons with disability. बिल्कुल. धारियाल सर, आपके क्लोजिंग कमेंट्स. बस अन्नावरम साहब का जो लास्ट सेंटेंस है, 100% एग्री विद दिस. और अब खाली कमीशन बनाने से कुछ नहीं. अगर कमीशन को अगर आप बनाना है तो उसके साथ में ये राइडर होना बहुत जरूरी है, और मैंडेटरी राइडर है कि भाई ये पावरफुल होगा, इसके ये रूल रेगुलेशन भी साथ में इस तरह से, मतलब दिस विल बी एनश्योर, वो मैंडेटरी होना चाहिए.
और मेरे ख्याल से अगर कमीशन बनाओ तो एक जो हमारा पनिशमेंट के लिए है ना, उसका बहुत क्लियरली लिखना चाहिए कि भाई हम जो पनिशमेंट है, पेनल्टी है और कंपेंसेशन है, इसको देने की पावर कमीशन को दें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज उसमें काफ़ी डाउट है। और बिफोर कंक्लूडिंग, अच्छा दानिश आप भी बता सकते हैं इसको, जो 23 तारीख को पर्पल सभा चल रही है, पैनल रोल ऑफ पार्लियामेंट इन स्ट्रेंथनिंग डिसेबिलिटी राइट्स अकाउंटेबिलिटी, ऑर्गेनाइज्ड बाय पॉलिटिक्स एंड डिसेबिलिटी फोरम, जिसमें हमारे सुभाष वशिष्ठ उसको करेंगे मॉडरेट। तो ये भी, इसमें सभी एमपीज हैं जो कि चर्चा करेंगे, और रेडियो उड़ान पार्टनर्स हैं। बिल्कुल, तो लोग इसी के जाएं साथ में, ज्यादा से ज्यादा। I इंडिया wish, इंटरनेशनल सेंटर में है। हमारे जो सेक्टर है ये बढ़ चढ़ के आगे आए, कि जो डिसेबिलिटी सेक्टर है, ये बहुत पहले भी मैं बोलता था, जो दानिश साहब बता रहे थे, ये चीज़ मुझे भी लगती है, आज भी लगती है, कि भाई अगर किसी सरकारी तंत्र या सरकार की तरफ से कोई चीज़ बात कही जाती है, तो उसको हम क्रिटिकली एग्जामिन विद इन ड्राइंग रूम डिस्कशन तो करते हैं, वो भी कम हो गया है। हम उसके, अगर वो ठीक नहीं लग रहा है हमें, तो बोलने की हमें हिम्मत सी नहीं आ रही है। ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। पहले ऐसे नहीं जानना, पर काफ़ी कम हो गया है, और स्ट्रीट में नहीं आ रहे हैं, या फिर मुखर होकर के बोल भी नहीं। स्ट्रीट में आने की तो दूर की बात है, मतलब ये है कि मुखर होकर के लोग नहीं बोल रहे, चाहे वो दिव्यांग शब्द का प्रयोग है या कुछ है। तो वी शुड बी ओपन, वी शुड बी वेरी फ्रैंक, एंड वी शुड टेल पीपल इट इज, कोई हमें उसमें ये मेरा विचार है, मेरे विचार को रिस्पेक्ट करें, है ना। ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और सोचना भी चाहिए, अगर मुझे अपने विचार को रखने के लिए कोई कॉस्ट देनी भी पड़ती है, तो देने के लिए मुझे तैयार रहना चाहिए। सो वी शुड डेफिनेटली कम फॉरवर्ड। हम नहीं आ रहे हैं, बहुत ही कमी है। ये 100% पहले 100% अगर मैं मान लूँ किसी स्टेज में रहा होगा, तो इट इज नॉट इवन 10%। बिल्कुल, थैंक यू सर। और मैं आपको बताऊं धारियल सर, अन्नावरम सर, माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं अभी पोस्ट बजट वेबिनार में था स्किल डेवलपमेंट वाली स्कीम पे, दिव्यांग सहारा और दिव्यांग कौशल में। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर मोर क्रिटिकल ऑफ देयर स्कीम्स देन अवर पीपल, and that was very shocking for me. So they were very frank, very blunt, and मैंने लिखा भी है अपनी पोस्ट में। तो I was surprised कि गवर्नमेंट ऑफिशियल अपने ही डिपार्टमेंट, अपनी स्कीम्स को ज्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं, और हम तारीफ कर रहे हैं उनकी। तो धारियल सर ने बहुत अच्छा कहा कि चलिए, उसी के लिए रेडियो उड़ान पे हम हमेशा मुखर रहते हैं। आप सभी के सहयोग से हमेशा हम हर पॉइंट को उठाते हैं और ले मैन तक हर टॉपिक को लेके जाते हैं, ताकि डिसेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज की समझ बने, और ये सब आप लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से हो रहा है। थैंक यू सो मच धारियल सर, अन्नावरम सर, जुड़ने के लिए। रेडियो उड़ान को इसकी मैं बहुत ही तारीफ करूंगा, अप्रिशिएट करूंगा, कि विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फियर एंड फेवर, यू ऑर्गेनाइज सच प्रोग्राम्स। थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू अन्नावरम सर। थैंक यू दानिश जी, थैंक यू। तो लिसनर्स, आज हमने डिस्कस किया नेशनल कमीशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। डिस्कशन सुनने के बाद आपका क्या टेक है, कमेंट करके बताइए। क्या हमें इसके लिए जाना चाहिए? आप किस तरह के सजेशंस देना चाहते हैं, ताकि हम इस मिशन को आगे बढ़ा सके। जो भी इस पर डेवलपमेंट्स होगी, हम आपके सामने लाएंगे। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। शुक्ला जी। हाँ जी, बंद है। सुनो शुक्ला जी, अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने, तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। क्यूआर, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से एयू। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। हेलो बेटा, पराठे खा लिए क्या? नहीं खाए पापा। सुबह 4 बजे उठ के तेरे सफर के लिए पराठे बनाकर तेरी बैग में रखती हो, तूने खाए नहीं।
भूख तो इतनी लगी थी पापा, पर आप टिफिन के साथ हैंड वॉश रखना ही भूल गए। बिना हैंड वॉश पराठे कैसे खाऊं? सेवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी तो खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी।